शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम हम ये सीरीज कर रहे हैं। सो दिस इज अवर वीडियो नंबर 25th। सो आई होप आपने अब तक 24 वीडियोस जितने भी हो चुके हैं वो आपने देख लिए होंगे। सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे आए हैं, सो फॉर देम आई वुड लाइक टू टेल कि हमने पावर सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया है सीएल वाधवा बुक से। सो सीएल वाधवा बुक के पीछे जितने भी बैक साइड क्वेश्चंस हैं हम वन बाय वन उसे ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में बेनिफिट मिल सके। सो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So our first question for this video is, which of the following statements regarding corona are true? So first one is, it causes radio interference, it attenuates lightning surges, it amplifies switching surges, it causes power loss, and it is more prevalent in the middle conductor of the transmission line employing a flat conductor configuration. So we have to find out कि इसमें से कौन से statements correct है, ठीक है। But before that, I would like to share some information regarding corona. So we have to discuss one by one regarding the advantages and disadvantages of corona. So now we are going to discuss about advantages and disadvantages of corona. If you want full information regarding corona, so you can check out one of our previous videos जिसमें हमने कोरोना के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो नाउ we will stick to just advantages and disadvantages of corona. So first one is, what are the advantages? So it reduces the steepness and magnitude of surge. So कोरोना का एक एडवांटेज क्या है, वो स्टीफनेस और मैग्नीट्यूड ऑफ सर्ज को रिड्यूस करता है, ठीक है। It also attenuates lightning surges and it acts as a safety wall. So कोरोना के ये 3 advantages है, and also we have certain disadvantages. So when we talk about the disadvantages of corona, so the first one comes in mind is it creates hissing sound, ठीक है। कोरोना की वजह से hissing sound प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड वन इज इट कॉजेस रेडियो इंटरफेरेंस, और रेडियो इंटरफेरेंस क्यों होता है, ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। एंड थर्ड वन वी हैव हियर इज पावर लॉस ऑकरेंस। सो कोरोना की वजह से हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है, रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है, एंड ऑल्सो पावर लॉस भी होता है। सो दिस आर दी डिसएडवांटेजेस एंड हियर वी हैव एडवांटेजेस। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स कोरोना के रिगार्डिंग ट्रू है। सो इट कॉजेस रेडियो इंटरफेरेंस, यस इट इज डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना। सेकेंड वन, it attenuates lightning surges, yes it is an advantage. It amplifies switching surge, no. Fourth one is it causes power loss, so yes it is disadvantage of corona. And last one is it is more prevalent in the middle conductor. So if I have to draw certain conductors, so this is going to be conductor number 1, this is conductor number 2, and this is conductor number 3. So I am naming it as 1, 2, 3, right? So अगर electric field induce हो गया and if it is between conductor number 1 and conductor number 2, second electric field is between conductor number 2 and conductor number 3, ठीक है। So इसमें आप देख सकते हो that conductor number 2 यहाँ ज्यादा electric field है, ठीक है, because 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड 2 एंड 3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा एंड हियर इफ इट इज अगेन E, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके इट कैन बी 2E, ठीक है। दैट मीन्स कंडक्टर नंबर 2 में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट मीन्स मोर आयनाइजेशन, दैट मीन्स मोर आयनाइजेशन। अगर ज्यादा आयनाइजेशन होगा दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी मोर कोरोना इफेक्ट, मोर कोरोना, ठीक है।
सो स्टेटमेंट नंबर 5 क्या कहता है? इट इज मोर प्रिविलेंट इन द मिडल कंडक्टर. यस, कोरोना इज मोर प्रिविलेंट इन मिडल कंडक्टर. ठीक है, दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 5 भी करेक्ट हो जाता है. सो स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 4 and 5. So it is an option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So our next question is phi 1, phi 2 are the fluxes produced by the two portion of the shaded pole. Theta is the angle between phi 1 and phi 2. R is the resistance of disk. The torque produced in an induction relay would be proportional to which of the following. So these are the option और हमें find out करना है कि correct answer क्या है. ठीक है. So I would like to write here equation for shaded pole. For shaded pole, torque TD is directly proportional to phi m1. Here it should be phi m1 and here also it should be phi m2, right? So phi m1 into 5 m2 into sine theta. ठीक है, so this is going to be our torque. Now torque is proportional to phi, right? Torque is proportional to phi and phi is proportional to current. And as you all know कि current is proportional to V by R, right? So indirectly torque is inversely proportional to 1 by R. ठीक है? So from these equations you can be able to find out that torque is directly proportional to phi 1, phi 2. Yes, torque is inversely proportional to resistance. Torque is not directly proportional to resistance. Torque is inversely proportional to resistance, right? And last one we have here is torque is directly proportional to sine theta. So torque is proportional to phi, it is proportional to sine theta and it is inversely proportional to resistance. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards next question. So our next question is match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. So we have two lists. This is list 1 and here we have list 2. List 1 consists of different types of distance relay and list 2 consists of its RX diagram. ठीक है. So आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास मो रिले है, इम्पिडेंस रिले है, डायरेक्शनल एंड ऑल्सो एंगल इम्पिडेंस रिले. ठीक है. सो वन बाय वन हम RX डायग्राम इनका डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज मो रिले. एज यू ऑल नो कि मो रिले हैज डायरेक्शनल फीचर. ठीक है. सो जो भी रिले डायरेक्शनल फीचर एग्जिबिट करता है उसका जो ऑपरेटिंग रीजन होगा RX डायग्राम में, जो भी ऑपरेटिंग रीजन होगा, it should not include in quadrant number 3. So as you can see that option number 4, so this is circle passing through origin and it is not included in quadrant number 3. So जो RX डायग्राम है मो रिले का, it should not include in quadrant number 3. अगर quadrant number 3 as a operating region हो गया then it is no more directional relay. ठीक है. So option नंबर A के लिए लिस्ट 2 से नंबर 4. सो मो रिले का जो करेक्ट मैच है इट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4. सो नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज प्लेन इम्पिडेंस रिले. सो प्लेन इम्पिडेंस रिले का RX डायग्राम बहुत इजी है. इट इज नथिंग बट अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन. सो ऑप्शन नंबर 1 आप देख सकते हो दैट इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन. सो बी के लिए जो करेक्ट आंसर आता है इट इज नथिंग बट 1. नाउ नेक्स्ट वन इज डायरेक्शनल रिले. सो डायरेक्शनल रिले के लिए हियर वी हैव ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3.
सो डायरेक्शनल रिले दैट मीन्स डायरेक्शनल फीचर एग्जिबिट कर रहा है, सो इट शुड पास थ्रू ओरिजिन, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. एंड एंगल इम्पिडेंस रिले जो लेफ्ट ओवर ऑप्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड इफ यू वांट सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्टेंस रिले, सो यू कैन सी दिस. हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फर्स्ट वीडियो में, यू कैन चेक दैट आउट. Moving towards next question. So our next question is, for a star delta transformer with star side grounded, the zero sequence current would be dash. ठीक है. So यहाँ हमें क्या दिया गया है, that we have a transformer और windings कैसे है. First one, here we have star connection with grounded. And secondary it is nothing but delta connection. ठीक है. So now we have to find out the zero sequence current कहाँ exist कर रहा है. So how we can be able to find out? We have certain information regarding that. So here we have two different diagrams. First diagram corresponds for zero sequence impedance circuit और second diagram में क्या दिया गया है, we have different transformer connection और उसके करस्पॉन्डिंग में जीरो सीक्वेंस सर्किट दिए गए हैं. ठीक है. सो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं दैट वी हैव सर्टन स्विचेस, पैरेलल स्विच है और सीरीज स्विच है. स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 ये सीरीज स्विच है. ठीक है. दिस आर सीरीज स्विच और सीरीज स्विच हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव स्टार कनेक्शन. ठीक है. स्विच नंबर 3 एंड स्विच नंबर 4 ये दोनों पैरेलल स्विच है, ये दोनों पैरेलल स्विच है और हम इसे कब क्लोज करते हैं, व्हेन वी हैव डेल्टा कनेक्शन. ठीक है. सो अभी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर कनेक्शन और उनके जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस सर्किट. सो फर्स्ट वन वी हैव हियर इज स्टार स्टार कनेक्शन, बट उनमें ग्राउंडिंग दिया गया है, सो इट इज सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम. ठीक है. सो स्टार स्टार दैट मीन्स स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 ये दोनों को हमें क्लोज करना पड़ेगा. और जब हम क्लोज करेंगे क्या हम कोई इम्पिडेंस इंसर्ट करेंगे वहां, सो नो, बिकॉज ये सॉलिडली ग्राउंडेड किया गया है, दैट मीन्स डायरेक्टली हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 को. दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट सिंपली क्लोज स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2. सो इसका जो करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस सर्किट बन के आएगा, सो इट इज नथिंग बट दिस वन ओनली. ये स्विच नंबर 1 था जिसे हमने क्लोज कर लिया है, एंड हियर ऑल्सो वी हैव स्विच नंबर 2 जिसे हमने क्लोज कर लिया है. ठीक है. सो जो जीरो सीक्वेंस सर्किट बन के आ जाएगा, सो इट इज नथिंग बट दिस वन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज it is a star connection with solidly grounded and second one we have here is delta connection. ठीक है. सो जो स्टार कनेक्शन दिया गया है दैट मीन्स स्विच नंबर 1 को हमें क्लोज करना होगा और सेकेंडरी साइड में क्या होने वाला है, सेकेंडरी साइड में हमें स्विच नंबर 4 को क्लोज करना होगा, दैट मीन्स पैरेलल स्विच. सो दिस इज आवर स्विच नंबर 4. डेल्टा कनेक्शन दिया गया है दैट मीन्स पैरेलल स्विच को हमें क्लोज करना होगा. ठीक है. सो करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस डायग्राम जो बन के आया है दैट इज नथिंग बट दिस वन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज फर्स्ट वन जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्शन दिया गया है वो स्टार है बट इम्पिडेंस ग्राउंडिंग किया गया है. ठीक है. यहाँ Zn का वैल्यू दिया गया है एंड सिमिलरली ऑन सेकेंडरी साइड वी हैव डेल्टा कनेक्शन. सो जो प्राइमरी साइड में इम्पिडेंस से उसे ग्राउंडिंग किया गया है, सो वी हैव टू मेक इम्पिडेंस हियर. ठीक है. और ये जो इम्पिडेंस होने वाला है दिस इज नथिंग बट 3Zn. सो जो ओवरऑल जीरो सीक्वेंस जो इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस निकल के आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी Z नॉट इक्विवेलेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ZT प्लस 3Zn. ठीक है. सो ये जीरो सीक्वेंस इक्विवेलेंट वैल्यू होने वाला है इम्पिडेंस का. और जो डेल्टा कनेक्शन दिया गया है स्विच नंबर 4 को हमें क्लोज करना होगा. ठीक है. स्विच नंबर 4 को जब हम क्लोज करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा कनेक्शन. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज प्राइमरी भी डेल्टा है, सेकेंडरी भी डेल्टा है. ठीक है. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों भी डेल्टा कनेक्शन है, दैट मीन्स स्विच नंबर 3 एंड 4 को हमें क्लोज करना होगा.
So this is switch number 3 and this is switch number 4. Now last one we have here is primary star connection दिया गया है, secondary delta connection दिया गया है, बट कोई भी ग्राउंडिंग नहीं किया गया है स्टार कनेक्शन में. ठीक है, सो कोई भी ग्राउंडिंग नहीं है, दैट मीन्स आइसोलेटेड है. सो जो शॉर्ट सर्किट हम पहले करते थे वेन एवर वी यूज टू हैव स्टार कनेक्शन विद सॉलिडली ग्राउंडेड, बट यहाँ कोई भी ग्राउंडिंग नहीं है, दैट मीन्स हमें ओपन ही रखना होगा हमारा फर्स्ट स्विच. ठीक है, हम उसे क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है. हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, वो आइसोलेटेड है. दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट वाला स्विच को ओपन करके रखा है और जो सेकेंडरी स्विच है हमारा वो डेल्टा कनेक्शन में दिया गया है. सो डेल्टा कनेक्शन में स्विच नंबर 4 को हम क्लोज कर देंगे. ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग जीरो सीक्वेंस सर्किट जो बन के आता है फॉर दिस कनेक्शन इज नथिंग बट दिस वन. सो आई होप आपको ये समझ में आया. जितना भी हमने ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन सीखा है इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ. सो आई होप वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ एनी जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस सर्किट आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन है. ठीक है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन है बट ग्राउंडिंग किया गया है स्टार को. ठीक है, इट इज अ सॉलिडली ग्राउंडेड और जो डेल्टा कनेक्शन है वो सेकेंडरी कनेक्शन है हमारे ट्रांसफॉर्मर का. सो इसका जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क पहले हम ड्रॉ कर लेंगे. सो सबसे पहले तो हम जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क को ड्रॉ कर लेंगे. सो हियर वी हैव ZT का वैल्यू. नाउ प्राइमरी साइड सॉलिडली ग्राउंडेड दिया गया है. सो जो स्विच नंबर 1 था उसे हम क्लोज कर देंगे. ठीक है, स्विच नंबर 1 को क्लोज कर दिया. एंड नाउ सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन दिया गया है, दैट मीन्स सेकेंडरी के स्विच नंबर 4 को हम क्लोज कर देंगे. जो पैरेलल स्विच था स्विच नंबर 4 उसे क्लोज कर देंगे. एंड दिस इज नथिंग बट आवर जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस नेटवर्क. सो यहाँ हमें क्या पूछा गया है कि जीरो सीक्वेंस करंट जब फ्लो होगा, ठीक है, जीरो सीक्वेंस करंट जब फ्लो होगा सो कहाँ एग्जिस्ट करने वाला है. ठीक है, जीरो सीक्वेंस करंट जब फ्लो होगा तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा. सो इट इज गोइंग टू बी एग्जिस्ट इन द लाइन ऑन स्टार साइड. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, यहाँ लाइन दिया गया है. ठीक है, लाइन. सो दिस इज नथिंग बट इट इज लाइन. सो लाइन में एग्जिस्ट करेगा बट कौन से साइड में, स्टार साइड में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is, when there is change in the load in a power station having a number of generator units operating in parallel, the system frequency is controlled by dash. So options are adjusting the steam input to the units, adjusting the field excitation of the generators, changing the load division between the unit, and injecting the reactive power at the station bus bar. सो एज यू ऑल नो कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट देयर इज चेंज इन लोड. ठीक है, लोड में चेंजेस होने वाले हैं. सो वेन एवर देयर आर जनरेटर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल और लोड में कुछ चेंजेस हो गए हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल हम स्टीम इनपुट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. अगर यही क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा गया होता कि इन पावर सिस्टम अगर हमें एक्टिव पावर को कंट्रोल करना है, ठीक है, एक्टिव पावर को कंट्रोल करना है, दैट मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी के थ्रू कंट्रोल करना होगा. और अगर हमें फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है दैट मीन्स हमें स्टीम इनपुट के थ्रू उसे कंट्रोल करना होगा. ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के देती हूँ, PM फ्रीक्वेंसी एंड PE. अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया होता कि एक्टिव पावर दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर को अगर कंट्रोल करना है सो हम उसे फ्रीक्वेंसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वी हैव बीन आस्क्ड कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है. सो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, थ्रू आवर इनपुट.
सो जो भी चेंजेस होने वाले हैं, जैसे भी चेंजेस होने वाले हैं, हमें एडजस्ट करना होगा स्टीम इनपुट को, ताकि फ्रीक्वेंसी में कंट्रोल मिल सके। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, a 2 kVA transformer has iron loss of 150 watts and full load copper loss of 250 watts. The maximum efficiency of a transformer would occur when the total loss is dash. So option में हमें क्या दिया गया है, 500 watts, 400 watts, 300 watts and 275 watts. ठीक है, so in this question what we have to find out? We have to find out total loss. और टोटल लॉस कब फाइंड आउट करना है, वेन एवर देयर इज मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो जो गिवन दिया गया है आप उसे पहले लिख लीजिए। सो पी आई इज नथिंग बट आयरन लॉस। सो आयरन लॉस कितना दिया गया है, इट इज नथिंग बट 150 वॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव फुल लोड कॉपर लॉस। सो कॉपर लॉस कितना दिया गया है, फुल लोड कॉपर लॉस इज नथिंग बट 250 वॉट्स। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि व्हेनेवर देयर इज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सो टोटल लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लॉस एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 times of PI, which is equals to 2 into 150 is equals to 300 watts. So this is nothing but our answer. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So moving towards next question. So our question is, if the frequency of input voltage of a transformer is increased, keeping the magnitude of voltage unchanged, then these are the options. ठीक है, so we'll discuss one by one. So first option is, both hysteresis loss and eddy current loss in the core will increase. Hysteresis loss will increase but eddy current loss will decrease. Hysteresis loss will decrease but eddy current loss will increase. And last one we have here is hysteresis loss will decrease but eddy current loss will remains unchanged. So in this question what we have been given कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज किया गया है। सो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज, और वोल्टेज में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। वी हैव टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट। सो वोल्टेज नो चेंजेस, ठीक है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, जो पहले था वही बाद में है। आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, पहले भी वोल्टेज V था, आफ्टर ऑल्सो वोल्टेज V है। ठीक है, नाउ देयर इज वन चार्ट रिगार्डिंग दिस, वी हैव टू डिस्कस दैट फर्स्ट। एज यू ऑल नो कि जो ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट लॉस एंड सेकंड वन इज वेरिएबल लॉस। सो जो हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस होते हैं ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन कंडीशंस हियर, V by F कांस्टेंट, V by F इज नॉट कांस्टेंट। ये सब हमने ऑलरेडी किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। बट हियर जो इम्पोर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जो चेंजेस होने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया गया है एंड वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, सो whenever there is increment of voltage, फर्स्ट वन हम हिस्टेरेसिस लॉस के रिगार्डिंग देखेंगे एंड सेकेंड वन हम एडी करंट लॉस के रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम V by F की कंडीशन को चेक करेंगे, क्या V by F कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, V by F यहाँ फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट हो रहा है बट वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स V by F इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर V by F कांस्टेंट नहीं है दैट मीन्स वी हैव टू चेक फॉर दिस वन, हिस्टेरेसिस लॉस। सो हिस्टेरेसिस लॉस P
एच, आई एम गोइंग टू इंडिकेट बाय पी एच, ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V by 1.6 divided by F 0.6. दिस इज फॉर हिस्टेरेसिस लॉस। सो इंक्रीमेंट हो रहा है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। वेन एवर इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होने वाला है, हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज हो जाएंगे। सो पी एच इज गोइंग टू डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एडी करंट लॉस। सो पीई, एडी करंट लॉस ये प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर के। सो क्या वोल्टेज में कोई चेंजेस होने वाले हैं? सो नो, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले वोल्टेज में। दैट मीन्स एडी करंट लॉस भी हमारा कांस्टेंट ही होने वाला है। सो जो चेंजेस होने वाले हैं वो बस हिस्टेरेसिस लॉस में चेंजेस होंगे। सो विद द इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू डिक्रीज, बट विद द इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉस में कोई भी चेंजेस नहीं है। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले। सो हिस्टेरेसिस लॉस पी एच इज गोइंग टू डिक्रीज विद द इंक्रीमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पी ई इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। दैट मीन्स जो ओवरऑल आयरन लॉस होगा पी आई इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ई, इट इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज होने वाला है, एडी करंट लॉस कांस्टेंट है। सो ओवरऑल आयरन लॉस भी डिक्रीज हो जाएगा। सो जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो हिस्टेरेसिस लॉस इज गोइंग टू डिक्रीज बट एडी करंट लॉस विल रिमेन्स अनचेंज। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, for successful parallel operation of two single phase transformer, the most essential condition is that their options are percentage impedance are equal, polarities are properly connected, turns ratio are exactly equal and KVA ratings are equal. So इस question में whenever there are two single phase transformer connected in parallel operation, सो हम कब कहेंगे कि ये सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन है? whenever we have certain essential condition, और उस certain essential conditions को फॉलो कर लिया है ट्रांसफॉर्मर ने, सो एट दैट पॉइंट ओनली वी कैन बी एबल टू से कि यहाँ सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन किया गया है ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग conditions for parallel operation. So we have two different conditions. First one we have here is necessary condition, that means essential condition only, and second one is desirable condition. So जो essential condition या फिर necessary condition है transformer की, so first one we have here is transformer must have same voltage ratio, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज रेशियो सेम होने चाहिए। And second one we have here is polarity of transformer should be same. So polarity transformers के same होने चाहिए whenever they are operating in parallel. थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होने वाला है? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज रेशियो सेम होने चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए, सेम फेजर ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। फेजर्स ग्रुप में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, फेजर्स ग्रुप भी सेम होना चाहिए, फेज डिस्प्लेसमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो डिजायरेबल कंडीशन है, डिजायरेबल कंडीशन दैट मीन्स लोड शेयरिंग शुड बी प्रोपोर्शनल टू केवीए रेटिंग। सो जो लोड शेयरिंग होता है वो केवीए रेटिंग के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सेकेंड वन वी हैव हियर इज एक्स बाई आर रेशियो। सो एक्स बाई आर रेशियो दोनों भी ट्रांसफॉर्मर के सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्स बाय आर रेशियो होंगे देन जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होगा इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर के वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। अगर एक्स बाय आर रेशियो सेम होंगे देन ऑल द ट्रांसफॉर्मर वर्किंग इन पैरेलल ऑपरेशन उनका सेम पावर फैक्टर हो जाएगा एंड दे विल बी ऑपरेटिंग एट सेम पावर फैक्टर, ठीक है। एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज फॉर परफेक्ट शेयरिंग ऑफ लोड पर यूनिट इम्पिडेंस शुड बी सेम, ठीक है। पर यूनिट इम्पिडेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट पर यूनिट इम्पिडेंसेस होंगे देन देयर इज गोइंग टू बी ओवरहीटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर,
ठीक है, सो आई होप आपको ये कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर समझ में आया होगा। नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो मोस्ट एसेंशियल कंडीशन है, दैट मीन्स नेसेसरी कंडीशन है, सो नेसेसरी कंडीशन फॉर टू सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट पोलैरिटी आर प्रॉपरली कनेक्टेड। सो पोलैरिटी हमेशा सेम होनी चाहिए whenever they are operating in parallel. So option number B is only correct answer for this. So जो option number A, C and D दिया गया है, they are not essential condition but they are desirable condition. ठीक है, so moving towards our next question. So जो next question दिया गया है, the most appropriate operating speeds in RPM of generators used in thermal, nuclear and hydropower plants would be dash. ठीक है, so options are 3000, 300, 1500, 3000, 3300, 1500, 1500 and 3000, and last one we have here is 1000, 900 and 750. ठीक है, so we have here three different types of power plant. So first one जो दिया गया है that is nothing but thermal. ठीक है, thermal power plant. Next one we have here is nuclear power plant, and last one we have here is hydro power plant. ठीक है, so there is one chart regarding synchronous machine. So चलिए हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, so we have here two different types of rotors of synchronous जनरेटर। सो जो ऑल्टरनेटर है उसमें दो टाइप्स के रोटर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सैलिएंट पोल टाइप रोटर एंड सेकंड वन वी हैव इज सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। सो इन दोनों के बीच में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, और यही जो रोटर्स दिए गए दैट मीन्स यही जो इंडिविजुअल ऑल्टरनेटर्स हम यूज करेंगे वो हाइड्रो, न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट में यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सैलिएंट पोल टाइप रोटर। सो जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इज लार्ज डायमीटर एंड शॉर्टर एक्सियल लेंथ। ठीक है, सो सैलिएंट पोल में जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, डायमीटर बहुत ज्यादा होता है बट एक्सियल लेंथ उसका छोटा होता है। ठीक है, एक्सियल लेंथ छोटा होता है बट डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। बट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर डायमीटर लेस होता है। ठीक है, डायमीटर छोटा होता है बट एक्सियल लेंथ ज्यादा होता है, इट हैज लॉन्गर लेंथ। आपको पता है सिलेंडर, जो हमारे घर में सिलेंडर होता है उससे आप कंपेयर कीजिए, सिलेंडर में जो लेंथ होता है वो लेंथ ज्यादा होता है बट उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो रेडियस होता है उसका लेंथ कम होता है। ठीक है, सो जो सैलिएंट पोल टाइप रोटर होता है ये लोअर स्पीड में ऑपरेट करता है। क्यों लोअर स्पीड से ऑपरेट करता है? बिकॉज इसका डायमीटर ज्यादा होता है। डायमीटर ज्यादा होने के कारण नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी ज्यादा होते हैं। सो अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स ज्यादा होंगे तो उनकी वेट के कारण क्या होगा, सैलिएंट पोल टाइप रोटर लोअर स्पीड से रोटेट करेगा। बट सिलेंड्रिकल टाइप रोटर के केस में क्या होने वाला है, दैट इट इज गोइंग टू ऑपरेट एट हायर स्पीड। सो हायर स्पीड से क्यों ऑपरेट करेगा, बिकॉज सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में डायमीटर कम है। डायमीटर कम है दैट मीन्स अकोमोडेशन ऑफ कंडक्टर्स भी कम होगा। अगर अकोमोडेशन ऑफ कंडक्टर्स कम होगा एंड एट द सेम टाइम नंबर ऑफ पोल्स इन सिलेंड्रिकल टाइप रोटर भी 2 या 4 ही होते हैं, दैट मीन्स कम होते हैं। अगर पोल्स कम होंगे देन देयर इज गोइंग टू बी हायर स्पीड। ठीक है, सो एज यू ऑल नो दैट F इज इक्वल्स टू Pn बाय 120। ठीक है, अगर मुझे n लिखना होगा सो इट इज गोइंग टू बी n इज इक्वल्स टू 120 F बाय P। जितने कम पोल्स होंगे उतना ज्यादा स्पीड होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पुअर मैकेनिकल बैलेंस। सो पुअर मैकेनिकल बैलेंस क्यों होता है, बिकॉज सैलिएंट पोल वहां क्रिएट हो जाते हैं, सो उस वजह से पुअर मैकेनिकल बैलेंस होता है। बट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर ये मैकेनिकली बैलेंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज इट हैज नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप इन केस ऑफ सैलिएंट पोल रोटर, बट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर इट हैज यूनिफॉर्म एयर गैप। ठीक है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज नीड डैम्पर वाइंडिंग टू प्रिवेंट द रोटर ऑसिलेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। सो सैलिएंट पोल में डैम्पर्स वाइंडिंग का जरूरत होता है बिकॉज व्हेनेवर देयर इज डिस्टर्बेंस, व्हेनेवर देयर इज ऑसिलेशन, सो डैम्पर वाइंडिंग प्रिवेंट कर सके उस ऑसिलेशन को। फॉर दैट सैलिएंट पोल टाइप रोटर में हम डैम्पर्स वाइंडिंग का यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर यहाँ डैम्पर वाइंडिंग्स का हम यूज नहीं करते हैं। सो जो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है वो 2/3 रोटर पेरिफेरी इज स्लॉटेड टू अकोमोडेट फील्ड वाइंडिंग। सो जो 2/3 रोटर पेरिफेरी होता है उसमें हम फील्ड वाइंडिंग को अकोमोडेट करते हैं, एंड जो 1/3 रोटर पेरिफेरी होता है वो लेफ्ट कर दिया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोल्स। एंड लास्ट वन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इज सैलिएंट पोल टाइप रोटर को हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं और सिलेंड्रिकल टाइप रोटर को हम न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हाइड्रो पावर प्लांट में जो स्पीड होता है वो कम होता है, ठीक है। एंड फॉर लेसर स्पीड, एज यू ऑल नो कि सैलिएंट पोल टाइप रोटर का ही लेसर स्पीड होता है, इट ऑपरेट एट लोअर स्पीड ओनली। बट सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में क्या होता है कि जो स्पीड होता है वो हायर स्पीड होता है, एंड न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट में ये यूज किया जाता है, ठीक है। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि कितना स्पीड होना चाहिए। सो थर्मल पावर प्लांट का स्पीड होना चाहिए 3000, न्यूक्लियर का भी होना चाहिए 3000 आरपीएम, एंड हाइड्रो पावर प्लांट का होना चाहिए 300 आरपीएम। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नाउ मूविंग बैक टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड by controlling the multiplication factor K. K is defined as the number of neutrons of any one generation by number of neutrons of immediately preceding generation. The power level of the reactor can be increased by, options are raising the value of K above 1 and keeping it at that raised value. Next one is raising the value of K above 1 but later bringing it back to K is equals to 1. Lowering the value of K below 1 and keeping it at the lowered value. Last one is lowering the value of K below 1 but later bringing it back to K is equals to 1. ठीक है। So whenever there is changes in K, ठीक है, जो multiplication factor होता है K for nuclear power plant, it can be greater than 1, it can be less than 1 and it can be is equals to 1, ठीक है। अगर greater than 1 होगा then power is going to increase, power is going to increase. अगर K का value less than 1 है that means power is going to reduce, power is going to decrease. और अगर K is equals to 1 होगा that means power is going to be constant, ठीक है। पावर क्या होने वाला है? पावर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पावर को ज्यादा बढ़ाना होगा, दैट मीन्स वी हैव टू राइज द वैल्यू ऑफ K अबव 1। सबसे पहले हम K का वैल्यू अबव 1 राइज कर देंगे एंड लेटर ऑन वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू 1 ताकि हमें कांस्टेंट पावर मिल सके। सो जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो वी हैव टू फर्स्ट राइज द वैल्यू ऑफ K अबव 1 ताकि हमें पावर ज्यादा मिल सके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जस्ट ब्रिंग इट बैक टू K इज इक्वल्स टू 1 ताकि पावर कांस्टेंट हो सके। सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होंगी तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और ओनली 30% ऑफ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर लिया है और जो 70% है वो बस वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपके लिए मैं डिफरेंट वीडियोस ला सकूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, सो उतना ही ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकोगे
जो आपको कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।